आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस का सेट, जिसमें हमारा पहला सवाल है, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, मैगेलन ने या बार्थोलोमेव डियाज ने? तो कोलंबस ने सन 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा ने सन 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी और मैगेलन विश्व का चक्कर लगाने वाला समुद्री मार्ग से प्रथम व्यापारी था। तो बार्थोलोमेव डियाज बच गया आंसर। तो उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज बार्थोलोमेव डियाज ने की थी। कब की थी? तो यह 1488 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तमाशा अंतरिक्ष का दूसरा नाम केप ऑफ गुड होप भी है। अगला सवाल है, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित थे? चेरो विद्रोह, चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह या इनमें से कोई नहीं? तो चूड़ामन राय चेरो विद्रोह से संबंधित थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चेरो विद्रोह के बारे में हम लोग जानेंगे कि यह विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झारखंड के पलामू जिला में। इस विद्रोह को किसने किया था? तो वहाँ के चेरो जनजातियों ने इस विद्रोह को किया था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे भूषण सिंह। तो सवाल पूछेगा भूषण सिंह का संबंध किससे है? तो चेरो विद्रोह से हो जाएगा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल, 2 साल, 1 साल या 5 साल? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वह 1 साल का होता है और यह प्रत्येक वर्ष जून महीने में नियुक्त होते हैं। और अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष का कार्यकाल, तो हम लोग मारेंगे 1 साल। लेकिन यही अगर पूछता कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल। महासभा 1 साल और महासचिव 5 साल। अगला सवाल है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में, 1911 में, 1914 में या 1919 में? तो हम लोग जानते हैं पहले रॉलेट एक्ट के बारे में कि यह कानून 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। किसके अध्यक्षता में? तो रॉलेट के अध्यक्षता में यह कानून लाया गया था। इस कानून के अंतर्गत क्या होता था कि केवल शक के आधार पर किसी भी भारतीयों को गिरफ्तार करने का हक था, गिरफ्तार किया जाता था। अंग्रेज जो हैं भारत से इतना डरते थे कि रॉलेट एक्ट कानून ला दिए कि अगर किसी पे भी अगर शक हो, किसी भी भारतीय पर शक हो कि यह गलत काम कर रहा है, तो केवल शक के आधार पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनके पास बचने का कोई भी अधिकार नहीं था। इसी के संबंध से महात्मा गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, ना अपील, ना दलील, ना वकील। यह नारा भी रॉलेट कानून आने के बाद ही दिया गया। अगला सवाल है, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में, रूस में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? तो बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन सी। इस आंदोलन में इसका जो मुख्य कारण था वह 2 कारण थे। पहला कारण ऊन की बढ़ती मांग।
और दूसरा जो कारण था वह बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की बढ़ती मांग। इन्हीं दोनों कारणों से बाड़ाबाड़ी आंदोलन इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी? तो यह 18वीं शताब्दी में हुई थी। 18वीं शताब्दी में हुई थी। अगला सवाल है, एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो एल नीनो प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रशांत महासागर में कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट स्थित है। यह कब नजर आती है? इसकी जो धारा है वह दिसंबर महीने में क्रिसमस के आसपास ही इसकी धारा नजर आती है, एल नीनो। अगला सवाल है, 7वां सवाल, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो जब वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो वातावरण में तापमान भी बढ़ेगा, टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी बढ़ता है। जब गर्मी बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलने लगता है, यानी ग्लेशियर को पिघलने का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है। और जब ग्लेशियर पिघलेगा तो डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ आना संभव है। तो दोनों का एक प्रमुख कारण वायु प्रदूषण ही है। अगला सवाल है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेवार है? पहला कृषि मंत्रालय, दूसरा भारतीय खाद्य नियम, तीसरा नेफेड और चौथा ट्राइफेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए भारतीय खाद्य नियम, यही एजेंसी जिम्मेदार होती है। इसका शॉर्ट नेम FCI। इसकी स्थापना सन 1965 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, नई दिल्ली। अगला सवाल है, लौह यश को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है, यानी कौन सा कोयला ऐसा है जो लोहे की वस्तुओं को गला देता है? तो एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। तो हम बिटुमिनस का उपयोग लोहे को गलाने के लिए करते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंथ्रासाइट क्या होता है कि यह सबसे शुद्ध कोयला है, सबसे शुद्ध कोयला, यानी कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? एंथ्रासाइट। और पीट कोयला का सबसे घटिया रूप, घटिया या अशुद्ध कोयला। और अगर सवाल पूछ देता है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयला कौन है, तो हम बोलेंगे बिटुमिनस। ये सर्वाधिक मात्रा में भारत में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसका उपयोग लोहे को गलाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो चिपको आंदोलन क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं कि यह आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था, पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। कहाँ किया गया था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। जगह का नाम था गढ़वाल। कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे
सुंदरलाल बहुगुणा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चिपको आंदोलन में वहां की गढ़वाल की महिलाएं पेड़ों से चिपककर उनको रक्षा। अगला सवाल है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु, तेल शोधक कारखाना, कोयले के निर्यात हेतु या परमाणु शक्ति हेतु? तो मुंबई हाई खनिज तेल हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मुंबई हाई कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी में उपस्थित है। जिसकी खोज 1973 ईस्वी में हुई थी और 1976 ईस्वी में उत्पादन शुरू हो गया था। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? मनाली से लेह तक, लद्दाख उमलिंगला दर्रा, शिमला से लेह तक या कश्मीर से लद्दाख तक? तो संसार की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में स्थित है, जिस सड़क का नाम है उमलिंगला दर्रा। यह सड़क का निर्माण 2017 में किया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 19,300 फुट है। अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, अजैव? तो नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनका पुनः उपयोग किया जा सके, उसे हम नवीकरणीय कहते हैं। जैसे में हो जाता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु, जल, ये सब के सब नवीकरणीय संसाधन हैं जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद भी उसका दूसरा उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय वैसे संसाधनों को कहते हैं जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं होता है, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसी के अंतर्गत हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम। ये सब ऐसे संसाधन हैं जिनको एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उसी के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन हुआ? अनवीकरणीय संसाधन। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या कनाडा? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समवर्ती सूची क्या है। तो समवर्ती सूची हमारे संविधान की 7वीं सूची है। सातवीं सूची या अनुसूची है जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इस पर कानून केंद्र भी बना सकती है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं इस समवर्ती सूची। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 390, 395, 450 या 12? अगर आपसे अनुसूची पूछेगा तो याद रखना है कि अनुसूची 12 है। अगर आपसे पूछता कितने अनुच्छेद हैं तो अभी के टाइम पे अनुच्छेद हैं 395। और अगर आपसे भाग पूछे तो भाग 22 है। तो मेरा सवाल था कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूचियां हैं। यदि अगर अनुच्छेद पूछता तो मेरा आंसर हो जाता 355। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 30, 32, 34 या 31? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34, यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और प्लस में 33 अन्य न्यायाधीश, तो कुल मिला के 34। अगला सवाल है,
इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सरकार की आलोचना करना, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता या संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध। तो भारतीय नागरिकों के पास कौन कौन सा अधिकार है? सरकार की आलोचना करना, कहने का मतलब हो गया कि सरकार की बुराई करना। सरकार की बुराई करने का अधिकार हमारे पास है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, यानी विद्रोह में अगर भाग भी लेना है तो सशस्त्र नहीं, किसी भी हथियार के साथ आपको भाग नहीं लेना है, इसकी स्वतंत्रता हमारा संविधान हमको नहीं देता है। सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, तो जब सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो हम उसको बदलने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें मिलती है। संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध, इसकी भी स्वतंत्रता हमको मिलती है। यानी सवाल पूछ रहा है कि स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है, तो ऑप्शन बी सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? संसद, मंत्रिमंडल, निर्वाचन आयोग या राष्ट्रपति? तो जब भी सवाल पूछे निर्वाचन में या वोट देने में, तो हम याद रखेंगे कि निर्वाचन आयोग का ही यह सब काम है। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष एवं बिना लड़ाई के वोटिंग कराने के लिए इन्होंने आचार संहिता लागू किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वाचन में वोटिंग कराने का काम कौन करता है या फिर आचार संहिता का निर्माण या उसकी घोषणा भी कौन करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। अगला सवाल है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? ऑप्शन ए, निर्णय में देर, राष्ट्रीय भावना का अभाव, राजनीतिक चेतना का अभाव या जनमत पर आधारित? तो लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन, लोकतंत्र कहने का मतलब ही हो गया लोगों का शासन, लोगों का शासन। तो इसमें सर्वोत्तम क्या है? निर्णय में देर। तो निर्णय में देर अगर कभी तभी होगी जब उसका फैसला बढ़िया से होगा। राष्ट्रीय भावना का अभाव, राजनीतिक चेतना का अभाव या जनमत पर आधारित? तो इसको सर्वोत्तम शासन हम इसलिए मानते हैं क्योंकि यह जनमत पर आधारित है, यानी सभी लोग इसमें भागीदारी होते हैं। सभी लोग में जितने ज़्यादा सही होंगे सर्वाधिक मात्रा में, उसी का शासन होगा। लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन किसे कहेंगे? तो यह जनमत पर आधारित था, इसलिए इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? नागरिक अधिकार को, वयस्क मताधिकार को, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता, उत्तरदायित्व? तो लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता के विचार को मान्यता मिली थी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।